नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीसीपीसी चैनल में स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर एमसीक्यू कर रहे थे। कोई भी एग्जामिनेशन हो, दो न्यूज़पेपर जो होता है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, इसके अगर आप करंट को फॉलो करते हैं तो कहीं से और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। जिनका 73rd है, कान खोल के सुन लो गुरु, इधर उधर के मैगजीन में मत पढ़ना, नहीं तो कहीं के नहीं रह जाओगे। दो न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन और एक कोई भी मैगजीन, पृथ्वी पर से कोई भी मैगजीन उठा लो जिसमें करंट अफेयर होता है उस देश के बारे में, कोई भी एक चल जाएगा। ठीक है, इधर उधर की चीज़ों मत पढ़ना, मार्केट में इतनी चीज़ें हैं कि कंफ्यूज हो जाओगे आप। 5 जुलाई से 73rd बीपीएससी के लिए डिटेल आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम शुरू हो रहा है। कई सारे बच्चों जुड़ भी चुके हैं। आपको भी जुड़ना हो तो बताइएगा। हर ग्रुप में लिमिटेड मेंबर्स ही होते हैं, इसलिए अगर आपको जुड़ना हो तो जल्दी जुड़िएगा, कोशिश ज़रूर ही कीजिएगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि लास्ट का 1 मंथ बचा हुआ, इसको लेकर मुझे वीडियो बनाना था, लेकिन उससे पहले मैंने करंट के वीडियो को प्रायोरिटी दी है। कल सुबह में आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा। आपका एग्जामिनेशन 26 जुलाई को होने की पूरी संभावनाएँ हैं, अभी भी संभावनाएँ ही हैं। बीपीएससी जब एडमिट कार्ड जारी कर देगा तभी हम समझेंगे कि फिक्स हो गया है। पहला सवाल देखिए क्या है। केटुडा बायोसिमिलर के बारे में सवाल है। केटुडा क्या है भाई? यह केटुडा भी कहते हैं। यह क्या है एक? तो यह केटुडा भी कहते हैं, कैंसर की दवा है। ठीक है, ये जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन में चर्चा में रहा था, इंडियन एक्सप्रेस ने इसमें बहुत डिटेल नोट्स छापा था इस पर। तो केटुडा का वैज्ञानिक नाम प्रोम्बेलिजुमैब है। क्या ये सही है? प्रेम्बोलिजुमैब इसका वैज्ञानिक नाम है। केटुडा एक चेक पॉइंट इनहिबिटर दवा है जो टी कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं पर हमला करने में मदद करती है। बायोसिमिलर दवाओं के बाजार में आने से दवा की कीमत बढ़ने की संभावनाएं होती हैं। बायोसिमिलर नाम से ज़रा सोचिए, बायोसिमिलर, सिमिलर सॉल्ट में कोई और कंपनी दवा बनाने लग जाए तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो प्राइस कम होगा कि ज़्यादा होगा, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 और 2 तो सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि दवाओं के दाम बढ़ते नहीं हैं गुरु, कम होते हैं। क्या होते हैं? कम होते हैं। तो कम होते को ज़रूर याद रखिएगा। केटुडा एक प्रसिद्ध कैंसर इम्यूनोथेरेपी दवा है। अब इम्यूनोथेरेपी का क्या तात्पर्य है? इम्यूनोथेरेपी का तात्पर्य होते एक ऐसी दवा जो आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाए और कैंसर से हमारी ही इम्यून सिस्टम जो है वो लड़ने लग जाए। ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम है प्रेम्बोलिजुमैब। यह एक चेक पॉइंट इनहिबिटर वर्ग की दवा है। सामान्यतः कैंसर कोशिकाएं शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली से बचने के लिए टी कोशिकाओं के सक्रियता को रोक देती। केटुडा इस रोक को हटा करके टी कोशिकाओं को, जो टी कोशिकाओं पर कैंसर सेल ने रोक लगा दिया है, केटुडा इस रोक को हटा देती है और सारे टी सेल मिलकर के कैंसर सेल को ख़त्म करने लग जाते हैं। तो बायोसिमिलर भी याद रखेंगे, इस दवा के बारे में भी याद रखेंगे। बहुत ही सुंदर सवाल है यह, ज़रा हल कीजिए। क्या है सवाल? आपने तो यहाँ तो बिहार में ग्रुप डी वालों को भी रूस ईरान लोग रटवा रहे हैं आजकल। आपको तो पढ़ा ही होगा ब्रिक्स के बारे में। तो बताइए कौन ब्रिक्स में कब शामिल हुआ है? ईरान, यूएई, मिस्र, इथियोपिया। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? कौन सा सही सुमेलित है? इसका उत्तर हो जाएगा, सब सही है भाई, सब कुछ सही है, सब चंगासी। इसका आंसर डी हो जाएगा। ब्रिक्स प्रारंभ में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के समूह के रूप में ब्रिक कहलाता था। 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा, ब्रिक्स नाम हो गया। 2024 में ईरान, यूएई, मिस्र, इथियोपिया को नए सदस्य के रूप में मान्यता मिली, जिससे इसके सदस्यों की संख्या भी बढ़ गई है और कई सारे लोग 2024 में शामिल हुए हैं। अंडमान सागर के बारे में अब आपको बताना है। अंडमान सागर चर्चा में रहा था, कौन सा कथन गलत दिया हुआ है? यह उत्तर पूर्वी हिंद महासागर का सीमांत सागर है। क्या यह सही दिया हुआ है? भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसके पश्चिम में स्थित हैं। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान सागर के पश्चिम में है कि पूरब में है? यह केवल भारत और श्रीलंका के बीच स्थित एक बंद सागर है। इसके आसपास म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया देश स्थित हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यह बंद सागर कैसे होगा? कैस्पियन सागर मात्र एक बंद सागर है, बाकी तो सभी सागर दुनिया के खुले हुए सागर हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अंडमान सागर उत्तर पूर्वी हिंद महासागर का एक सीमांत सागर है, मतलब किनारे की ओर स्थित है। इसके पश्चिम में भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। इसके उत्तर और पूर्वी में म्यांमार और थाईलैंड है। दक्षिण पूर्व मलेशिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा क्षेत्र है।
भारत और श्रीलंका के बीच स्थित बंद सागर नहीं है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे हिंद महासागर दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण मैरीटाइम जोन में से एक बनाती है। अंडमान सागर में कई सारी नदियां भी गिरती हैं। क्या किसी नदियों के नाम आपको पता है? चलिए अगला सवाल उसी पर आधारित है। कितना शानदार सवाल आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन के सहित अगर मैं वीडियो का पेड कोर्स शुरू करूँ ना गुरु, तो इस क्वेश्चन का वैल्यूएशन कम से कम 100 गुना मैं बढ़ा दूंगा, है ना। और बच्चे आ भी जाएंगे, पैसे देने को भी तैयार होते हैं। हल कीजिए इसको। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अंडमान सागर या मर्तबान की खाड़ी क्षेत्र से संबंधित है? बताइए। ये यूपीएससी में भी इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। इरावदी, सोलविन, सीतांग और गोदावरी कौन सी नदियां अंडमान सागर या मर्तबान की खाड़ी से संबंधित हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, 2 3 4, 1 4 या 1 2 3 4? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ये 1 2 और 3। यहाँ पर गोदावरी कहाँ अंडमान सागर में ले जा रहे हो भाई? ज़रा एलिमिनेट कीजिए, ज़रा एलिमिनेट कीजिए। चौथा को काटिए ज़रा। चौथा को काटा, हमें 3 आंसर निकल करके आ गया। गोदावरी तो बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, डेल्टा बनाती है। आंध्र प्रदेश यनम के पास में, यनम पुदुचेरी का भाग है, वहीं पर बनाती है। तो इसको कहाँ आप अंडमान सागर में ले जा रहे हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इरावदी, सोलविन और सितांग नदियाँ मुख्य रूप से म्यांमार क्षेत्र से जुड़ी हैं। अंडमान सागर या मर्तबान की खाड़ी से संबंधित ड्रेनेज सिस्टम का यह हिस्सा है। गोदावरी भारत की प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अंडमान सागर में नहीं। अंडमान सागर का सामरिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसके दक्षिण पूर्व में मलक्का जलडमरू मध्य स्थित है और मलक्का हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। जिस दिन हम चाहें मलक्का को बंद कर सकते हैं और उसको बंद कर सकते हैं हम ग्रेट निकोबार पर, अगर हमारी सैन्य उपस्थिति और मजबूत हो जाए। हमारी उपस्थिति है, हम उसे और मजबूत कर लें तो। और अगर हमने मलक्का बंद कर दिया तो हमने ड्रैगन के गर्दन को जकड़ लिया। ध्यान रखिएगा इसको। इसका आंसर ए हो जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। करिए विचार। 4 कथन दिए गए हैं, आप सभी विचारशील भी हैं। करिए विचार। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहला है थोक मूल्य सूचकांक केवल वस्तुओं को कवर करता है, सेवाओं को नहीं। अब यहीं से कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है जीवन में। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वस्तुओं और सेवाओं दोनों को कवर करता है। तीसरा है कि भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को प्रमुख आधार मानता है। थोक मूल्य सूचकांक को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा कथन सही है? 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, बहुत ही छोटे छोटे से स्टेटमेंट हैं। WPI और CPI कहा जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। बस उसी के बारे में सवाल है। क्यों सवाल है ये? क्यों सवाल है भाई? क्योंकि ये बदलने वाला है। आने वाले मई महीने का जब मैं करेंट करवाऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये तो चेंज होने वाला है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 2 3। चौथा देखिए क्या है? थोक मूल्य सूचकांक को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जारी करता है। इसका 1 2 3 सही है, चौथा यहाँ पर सही नहीं है। देखिए क्या है? थोक मूल्य सूचकांक पर वस्तुओं कीमतों में बदलाव को मापता है, इसलिए इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती हैं। WPI में इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, रिटेल लेवल पर आम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं, कंज्यूमर जो है वो गुड्स भी खरीदेंगे एंड सर्विस भी खरीदेंगे। जैसे LIC आपने खरीद लिया, बीमा खरीदा, बैंक में कुछ खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया, ये सब के सब क्या हैं? सर्विस हैं। और आपको खाने पीने का सामान भी चाहिए तो आपको तो दोनों चीज़ चाहिए, तो ये क्या हो गया? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जबकि होलसेल पर हम लोग सेवाओं को शामिल नहीं करते हैं। इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है। भारत में महंगाई लक्ष्यीकरण, मौद्रीकरण नीति के लिए RBI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को प्रमुख आधार मानता है, इसलिए चौथा कथन गलत दिया हुआ है। अगर आप चौथे को यहाँ पर काटते तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे, 2 ऑप्शन में कि चौथा तो गलत होगा ही और पहला तो गारंटेड सही होगा। चौथा तो गलत होगा ही, पहला गारंटेड सही होगा। चौथा गलत होगा ही, पहला गारंटेड सही होगा। इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। एग्जामिनेशन में कभी भी सारे स्टेटमेंट आपको आएँ ऐसा बहुत कम सवाल मिलेगा, तो अलग अलग तुकबंदी वहाँ पर करनी पड़ती है।
महिला आरक्षण विधेयक अप्रैल माह में बहुत चर्चा में रहा भाई। मोदी जी चाह रहे थे सभी महिलाओं को हम आरक्षण दे दें, एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू कर दें, लेकिन विपक्षी पार्टी वालों ने होने नहीं दिया। क्या ऐसा था क्या? दरअसल में चाह रहे थे कि एक राष्ट्र एक इलेक्शन के लिए पहले बड़े स्तर पर परिसीमन करके बहुत बड़े संख्या को बढ़ाया जाए, उसके बाद लागू किया जाए वुमेन आरक्षण को। जो भी है विवाद आपको पता ही है। 2023 के लागू होने के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। यह संविधान 106 संशोधन अधिनियम 2023 से संबंधित है। इसका उद्देश्य लोकसभा राज्य विधानसभा महिलाओं को 33% आरक्षण देना है। वर्ष 2023 के राज्यपत्र अधिसूचना के बाद इसके लागू होने की तारीख तय करने के लिए अलग अधिसूचना की आवश्यकता बताई गई थी और इसी अधिसूचना को 16 अप्रैल को जारी किया गया और आज भारत में महिला आरक्षण लागू है विधायिका के स्तर पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। 1, 2, 3 तीनों के तीनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं, तीनों के तीनों 100% सत्य दिए हुए हैं। निम्न से कौन सा कथन गलत है? लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। राज्य विधानसभा महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित सीट के भीतर ही महिलाओं के लिए उपारक्षण का प्रावधान है। संसद में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण होने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अलग उप कोटा उपलब्ध हो जाएगा स्वतः रूप से। तो ये भी कहा जा रहा है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, कौन सा इसमें से गलत है ये आपको चयन करना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर चौथा गलत दिया हुआ है, चौथा गलत दिया हुआ है। महिला आरक्षण लोकसभा राज्य विधानसभाओं दिल्ली विधानसभा महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है। SC ST के लिए पहले से आरक्षित सीटों के भीतर भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है, जिसे कोटा विद इन कोटा कहा जा सकता है। लेकिन संसद और राज्य विधानसभाओं में OBC के लिए अलग से आरक्षण उपलब्ध नहीं है, इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वतः से आरक्षण उपलब्ध नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, और सवालों को हल भी करना गुरु। बैठे बैठे पता चला कि भूजा खाते हुए फ़ोन देख रहे हो, ऐसा नहीं करना है। मैं आपको ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि कंसंट्रेट होकर के सभी सवालों को भी हल कीजिएगा। ठीक है। 106 संविधान संशोधन से जुड़े संवैधानिक अनुच्छेद निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। 106 संविधान संशोधन से जुड़े हुए पर 330 से लोकसभा महिलाओं के लिए आरक्षण, 332 से राज्य विधानसभाओं महिलाओं के लिए आरक्षण, 239A संशोधन दिल्ली विधानसभा महिलाओं के लिए आरक्षण, 334 से परिसीमन के बाद आरक्षण लागू होने और 15 वर्ष की अवधि से संबंधित प्रावधान। क्योंकि महिला आरक्षण जो है भाइयों बहनों वो यूनिवर्सल नहीं है, जीवन भर नहीं रहेगा, हमेशा हमेशा नहीं रहेगा। हर 15 वर्ष बाद इसको बढ़ाना पड़ेगा, हर 15 वर्षों के बाद इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 106 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। सभी के सभी सही दिए हुए हैं। सारे आर्टिकल याद रखना गुरु, पूछा जाएगा इस बार। बहुत चर्चा में रहा है, बहुत झगड़ा झंझट हुआ इस बार अप्रैल में। 106 संविधान संशोधन महिला आरक्षण के लिए संवैधानिक ढांचा तैयार किया। अनुच्छेद 330 से सारे आर्टिकल तो वही हैं जो ऊपर थे, इसलिए इसको याद रखिएगा। 131वां संविधान संशोधन विधेयक यही ला रहे थे मोदी जी, जिसको लेकर विवाद हो गया था। 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 के संदर्भ में कथन पर विचार करें। यह केवल महिला आरक्षण से संबंधित था, परिसीमन से नहीं। इसे परिसीमन और लोकसभा विस्तार जैसे प्रावधान जुड़े थे। हालांकि यह विधेयक गिर गया है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें पता होना चाहिए। दक्षिणी राज्यों की चिंता प्रतिनिधित्व के अनुपात में बदलाव से जुड़ी हुई थी। द कंसर्न ऑफ सॉदर्न स्टेट वॉज रिलेटेड टू चेंज इन द प्रपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? 9 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। दूसरा तीसरा तो सही है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। यह न केवल महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ था, बल्कि यह कह रहा था कि महिला आरक्षण तभी लागू करेंगे जब परिसीमन के बाद 800 से ज़्यादा सीट हो जाएगा, तभी हम लागू करेंगे। इसलिए विधेयक पास नहीं हो पाया था। इसका आंसर याद रखिएगा। अनुच्छेद 368 के बारे में सवाल पूछा गया है। अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया संबंधित है, तो यही सही है भाई। संशोधन 2 प्रकार से होता है। एक होता है 2/3 मेजोरिटी से संशोधन 66% वोट से। एक होता है 2/3 मेजोरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, उसके बाद से ये संशोधन संभव हो पाता है। तो इसी को 2 प्रकार के संशोधन की चर्चा आर्टिकल 368 में किया गया है।
अगर आपसे सवाल पूछूं कि अगर हमें आर्टिकल 368 में ही संशोधन करना होगा तो किसके द्वारा होगा, 2/3 मेजोरिटी या 2/3 मेजोरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। अगर हमें आर्टिकल 368 को ही चेंज करना है, संशोधन की प्रक्रिया को ही चेंज करना है, तो किसके द्वारा होगा? ज़रा सोचिएगा, मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा कि क्या हो सकता है। देखते हैं आपने रटा है या कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में है। अगला सवाल देखिए क्या है। विशाखा दिशा निर्देश हमने ये क्यों कर रहे हैं? TCS का ये केस याद कीजिए, पूना में हुआ था और उसके बाद से कहा गया था भाई TCS में धर्मांतरण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें कही गई थी। बाद में जब हकीकत खुला तो उसमें कुछ भी नहीं निकला है गुरु। आज थोड़े दिन पहले ही मैंने न्यूज़ देखा, उसमें तो पूरा केस ही पलट गया। अब मीडिया उसको दिखा ही नहीं रही है। ठीक है, तो उसी से संबंधित था कि भाई वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ या किसी के साथ में कोई भी उत्पीड़न होता है तो उसको लेकर के कुछ गाइडलाइन है, कुछ रूल रेगुलेशन है, उसी के बारे में यह सवाल है। विशाखा दिशा निर्देश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसे सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1997 में जारी किया था। ये कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है। शिकायत समिति में महिला अध्यक्ष, महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व पर बल दिया गया है। यह दिशा निर्देश केवल सशस्त्र बलों के कार्यस्थल पर लागू थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर चौथा गलत है, पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है। इस दिशा निर्देश की परिभाषा एम्प्लॉय की जिम्मेदारी, कंप्लीट मैकेनिज्म, महिला प्रधान शिकायत समिति और डिसिप्लिनरी एक्शन जैसे सिद्धांत निर्धारित किए गए। ये एक बड़ा ही अनूठा सा उदाहरण है कि न्यायिक जो हमारी प्रणाली है उसका कुछ डिसीजन जो है वो कानून बनकर रह जाता है, तो वही है विशाखा गाइडलाइन। विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जो आज देश भर में कानून के रूप में लागू होता है। 2013 में POSH एक्ट आने तक दिशा निर्देश कानून समान प्रभाव से लागू रहे। ये केवल सशस्त्र बलों के कार्यस्थल तक सीमित नहीं है बल्कि हर कार्यस्थल पर लागू होते हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, समय सीमा और दंड, अब 2013 का एक एक्ट बनाया सरकार ने, तो उसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। शिकायत सामान्यतः घटना के 3 महीने के भीतर दर्ज की जाती है। जांच 90 दिन के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। कार्रवाई 60 दिन के भीतर। अनुपालन न करने पर नियोक्ता को 50,000 रुपये तक का दंड लगाया जा सकता है। अगर आपने इस एक्ट का पालन नहीं किया तो कौन सा इसमें से सत्य हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। सही विकल्प का चयन करें, तो इसका चयन कर लिया, इसका आंसर हो जाएगा। चारों के चारों यहाँ पर सही दिए गए हैं। चारों कथन को याद रखिएगा। ताप विद्युत संयंत्र में बॉयलर के संदर्भ में कथन पर विचार करें। बॉयलर के बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? वेदांता की फैक्ट्री है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर बॉयलर फटने से कई सारे मजदूरों की मृत्यु हो गई थी। तो हमने बॉयलर पढ़ा था, बॉयलर अधिनियम पढ़ा था, ये सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। बॉयलर पानी को उच्च दाब भाप में बदलता है। भाप टरबाइन को घुमाती है जिससे जनरेटर बिजली उत्पन्न करता है। बॉयलर ऊष्मा गतिमी और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। क्या यह लाइन सही दिया हुआ है? बॉयलर में कोयले की रासायनिक ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, टरबाइन की आवश्यकता नहीं होती है। क्या इसका आंसर हो जाएगा? कुछ दिन पहले भी बॉयलर फटा है एक और जगह पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात 1, 2, 3 तो सही है, चौथा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इस प्रक्रिया में कोयले की रासायनिक ऊर्जा पहले ऊष्मा ऊर्जा में, फिर भाप की गतिज और यांत्रिक ऊर्जा में और अंततः विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। इसलिए डायरेक्ट ये कहना कि कोयले से सीधे एनर्जी बन जाती है इलेक्ट्रिसिटी, ये गलत हो जाएगा। ऐसा कोई तरीका इन्वेंशन हुआ ही नहीं है दुनिया में, तो कैसे हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। श्रीलंका में OCI कार्ड पात्रता का विस्तार। श्रीलंका, भारत के नीचे छोटा सा श्रीलंका के लिए OCI कार्ड के विस्तार किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। तो OCI कार्ड के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, श्रीलंका में OCI कार्ड पात्रता के विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारत ने श्रीलंका में भारतीय मूल के समुदाय के लिए OCI कार्ड की पात्रता 6ठी पीढ़ी तक बढ़ा दी है कि आपके 6ठी पीढ़ी तक को हम OCI कार्ड देंगे। OCI भारत की दोहरी नागरिकता का एक रूप है। क्या डुअल सिटीजनशिप देता है OCI? OCI कार्ड भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत में अनिश्चित काल तक रहने, काम करने की अनुमति देता है। अनिश्चित काल तक की देता है क्या? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 2, 3, केवल 1, 1, 3।
डी हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। भारत ने श्रीलंका में भारतीय मूल के समुदाय के लिए OCI कार्ड की पात्रता पहले की चौथी पीढ़ी से आगे बढ़ाकर के 5वीं और 6ठी पीढ़ी तक दे दी है। OCI का अर्थ होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये भारतीय लोग जो भारत के बाहर रहते हैं ना, उन्हें हम लोग क्या करते हैं, उन्हें हम लोग एक बड़ा ही विशेष सुविधा देते हैं कि देखो भाई, तुम्हारे दादाजी परदादाजी के भी दादाजी 6ठी पीढ़ी तक जब दिया है श्रीलंका में, तो सोच सकते हैं रामायण के थोड़े दिन बाद से शुरू करके आप आ सकते हैं, इतना पुराना तक OCI देगा ये। तो बोलते हैं कि अगर आपके परिवार के पूर्वज भारतीय रहें तो हम आपको OCI कार्ड देते हैं, आप भारत आ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, रह सकते हैं, जितने दिन मर्जी उतने दिन तक रह सकते हैं। तो ये बड़ी ही अच्छी फैसिलिटी है, भारत सरकार देती है अपने से संबंधित लोगों को। यह दोहरी नागरिकता नहीं है, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। हमारा संविधान दोहरी नागरिकता की अनुमति ही नहीं देता है, सिंगल सिटीजनशिप है। अगर आप किसी और देश की नागरिकता लेंगे तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। OCI कार्ड की सीमाओं से जुड़ा हुआ 4 कथन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार OCI कार्ड धारकों को प्राप्त नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा, भारत में चुनाव मतदान का अधिकार उनको प्राप्त नहीं होता। भारत आने के लिए आजीवन बहुप्रवेश वीज़ा, मल्टी एंट्री वीज़ा, लंबे समय तक भारत रहने पर FRRO में रिपोर्टिंग से छूट, मतलब आपको बताना नहीं पड़ेगा कि हम भारत में रह रहे हैं, इस पर रिपोर्टिंग की जाती विदेशियों के द्वारा। आर्थिक, वित्तीय, शैक्षणिक क्षेत्र में कुछ मामलों में NRI के साथ समानता होती है। बहुत सारे अधिकार आपको मिल जाते हैं। अनुसंधान, मिशनरी कार्य, पत्रकारिता, संरक्षित क्षेत्र में जाने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। दूसरे, उन्हें भारत आने के लिए आजीवन बहुप्रवेश वीज़ा, लंबे समय तक रहने वाले FRRO रिपोर्टिंग से भी छूट मिलती है। वे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसे संवैधानिक पदों पर तो नहीं रह सकते हैं। सरकारी नौकरी के पात्र नहीं होते हैं। वे कृषि भूमि या वृक्षारोपण संपत्ति नहीं खरीद सकते, हालांकि उन्हें विरासत में प्राप्त है जो उसका वो उपभोग कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी से जुड़ा एक बड़ा ही सुंदर सा रिपोर्ट आया था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अर्थव्यवस्था महिलाओं की भागीदारी पर विचार करें। महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर 2022 में 33.9% से बढ़ करके 40% हो गया है 2025 में। भारत महिला श्रम बल भागीदारी दर पुरुष की श्रम बल भागीदारी दर से अधिक है। कॉरपोरेट बोर्डों में वास्तविक प्रभाव के लिए महिलाओं की कम से कम 30% उपस्थिति को महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर C हो जाएगा। 1 और 3 तो सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर 2022 के 33.9% से बढ़ करके 2025 में 40% हो गई है। अब भी पुरुषों के लगभग 80% भागीदारी दर का आधा ही है महिलाओं की भागीदारी। भारत वैश्विक औसत 49%, वियतनाम जैसे देशों से पीछे है। शीर्ष पदों पर स्थिति और कमज़ोर है। वरिष्ठ अधिकारी, विधायक, प्रबंधक के रूप में 100 पुरुषों में से 13 ही महिलाएं पाई जाती हैं। तो छोटे छोटे पद पर तो अभी भी हैं लेकिन बड़े पदों पर अगर आप महिलाओं को ढूंढेंगे तो बहुत कम ही वहाँ पर मौजूद हैं। ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया था। ये भी कहा गया था अगर मैं वास्तविक बदलाव करना है तो 30% महिलाओं को आपको लाना पड़ेगा ऊंचे पदों तक। नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, CSR जिसको कहा जाता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के कानूनी ढांचे के बारे में विचार करना है। भारत ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया है। पात्र कंपनियों को पिछले 3 वित्तीय वर्ष के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% CSR दायित्वों पर खर्च करना होता है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व केवल सरकारी कंपनियों पर लागू होता है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो पहला और दूसरा तो सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। भारत दुनिया के उन प्रमुख देशों में है जिसने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत CSR कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया है। अगर आपकी कंपनी है तो आपको कुछ न कुछ सोशल रूप से खर्च करना ही पड़ेगा। 2014 से लागू व्यवस्था के अनुसार जिन कंपनियों के नेटवर्थ 500 करोड़ या 1000 करोड़ या अधिक है या शुद्ध लाभ 5 करोड़ या अधिक हो, उन्हें पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% CSR पर खर्च करना होता है। यह केवल सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है बल्कि पात्र निजी सूचीबद्ध अन्य कंपनियों पर भी लागू हो सकता है। फाइनेंशियल 2025 में सूचीबद्ध कंपनियों के CSR खर्च का 23% बढ़ करके 22,212 करोड़ हो गया है, यानी कि CSR बढ़ गया है। बिना खर्च हुए CSR फंड के बारे में कथन पूछा जा रहा है सवाल आपसे। चालू परियोजना से संबंधित बिना खर्च राशि को वित्त वर्ष समाप्त होने के 30 दिन के भीतर स्थानांतरित करना होता है CSR में।
चालू परिसंपत्ति संबंधित राशि को अगले 3 वित्तीय वर्ष में खर्च किया जाना होता है। क्या इसमें से सही हो जाएगा? तीसरा भी है, यदि राशि किसी चालू परियोजना से संबंधित नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर अनुसूची 7 में निर्दिष्ट फंड में स्थानांतरित करना होता है। जो CSR के फंड के पैसे खर्चे नहीं हुए उनका क्या करना होता है, उसी से जुड़ा हुआ 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। तो इसका उत्तर जो है वो डी हो जाएगा। तीनों कथन सही है बंधुओं। कंपनी यदि CSR फंड को खर्च नहीं कर पाती है तो कानून 2 स्थितियाँ बनता है। यदि राशि किसी चालू परियोजना से जुड़ी है तो उसे वित्त वर्ष समाप्त होने के 30 दिन के भीतर CSR अकाउंट में डालना होता है और अगले 3 वित्तीय वर्ष में उसे खर्च करना होता है। इसके बाद भी खर्च न होने पर राशि सरकारी निर्दिष्ट फंड में भेजनी होती है। यदि कोई परियोजना चालू नहीं है तो बिना खर्च राशि को वित्त वर्ष समाप्ति के 6 महीने के भीतर अनुसूची 7 में निर्दिष्ट फंड में स्थानांतरित करना होता है। 2020 में संशोधन के बाद इसे डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, लेकिन वित्तीय दंड बहुत भारी रखा गया है। पहले था कि अगर आप CSR नहीं करेंगे तो आपको क्रिमिनल केस चलता था। 2020 में सरकार ने कहा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए इसमें क्रिमिनल केस नहीं चलना चाहिए। तो मौद्रिक रूप से दंड जरूर लगाया जाता है, लेकिन क्रिमिनल केस दर्ज नहीं किया जाता है वर्तमान में। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। बंद और प्रस्तावित पाइपलाइन है। दरअसल में हॉर्मूज जब बंद हुआ तो पहले से बहुत सारे देश जो हैं उन्होंने अपने अपने पाइपलाइन बना रखे थे, लेकिन कुछ पाइपलाइन बंद पड़े थे, कुछ चालू थे। कौन से देशों की मैं बात कर रहा हूँ? तो सेंट्रल पश्चिमी एशिया के देशों की मैं बात कर रहा हूँ, मिडिल ईस्ट के देशों की बात कर रहा हूँ मैं। तो कुछ देशों पाइपलाइन तो चालू थे, कुछ के प्रस्तावित थे, कुछ के चल रहे थे, कुछ के बंद पड़े हुए थे। तो उसी से जुड़े हुए यह सवाल है। इराक जॉर्डन पाइपलाइन, बसरा अकाबा नाम है क्या इसका? इराक तुर्की पाइपलाइन, किरकुक सेहना नाम है क्या? एडिकॉप हबसान तेल क्षेत्र से फुजौरा बंदरगाह तक है। सऊदी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन कतर से बहरीन तक क्या है? पूछ रहा है सही सुमेलित इनमें से कौन सा दिया हुआ है, क्योंकि ये सारे पाइपलाइन हॉर्मूज बंद होने के कारण से बड़े उपयोगी सिद्ध हुए। जो इनमें से चालू थे वो बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं। तो इसको एलिमिनेट कीजिए, आंसर निकालिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। ज़रा दिमाग लगाइए। सऊदी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन कतर और बहरीन से कैसे होगा संबंधित? ये सऊदी अरब है, इस तरफ हॉर्मूज है, ठीक है, और इस तरफ क्या है? इस तरफ यहाँ पर लाल सागर है, इस तरफ फारस की खाड़ी है, बीच में सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब ने ही अपने ईस्ट से वेस्ट को जोड़ा हुआ है। किससे? तो जोड़ा हुआ है पाइपलाइन से। तो इसका बहरीन से क्या लेना देना होगा? थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस, तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। चौथा को काट दीजिए, चौथा को काट देंगे तो हमारा आंसर निकल करके सी आ जाता है। तो ये याद रखिएगा। इराक जॉर्डन पाइपलाइन को बसरा अकाबा प्रस्ताव के रूप में देखा जाता है। इराक तुर्की पाइपलाइन को किरकुक सेहना मार्ग से जुड़ी है, जिसे कम क्षमता से चलने के कारण बढ़ाया जा सकता है। एडिकॉप संयुक्त अरब अमीरात की पाइपलाइन है जो हबसान तेल क्षेत्र को ओमान की खाड़ी में फुजैरा बंदरगाह से जोड़ती है। सऊदी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन कतर से बहरीन नहीं जाती। यह सऊदी तेल क्षेत्र को लाल सागर स्थित यानबू बंदरगाह से जोड़ देती है। तो यानबू जो है वो तो ईरान नहीं बंद कर सकता है, वहाँ पर हूती विद्रोही कुछ हैं, लेकिन वो उतने प्रभावशाली नहीं हैं। कुवैत कतर बहरीन जैसे देशों के लिए भौगोलिक चुनौती है, क्योंकि फारस की खाड़ी के भीतर गहराई में स्थित है, इसलिए डायरेक्ट पाइपलाइन से जोड़ना अभी भी इनके लिए चैलेंज बना हुआ है। भारत दक्षिण कोरिया के बारे में आपसे सवाल पूछा गया, क्योंकि दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत आए थे, उसी से जुड़ा हुआ यह सवाल है। भारत दक्षिण कोरिया के संबंध 2015 में विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंचा। स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2015। दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता 2009 में हस्ताक्षरित हुआ और 2010 से लागू हुआ है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हमारे बीच में 2009 में ही हस्ताक्षरित हो गया था क्या? बताइए। K9 वज्र 115 मिलीमीटर सेल्फ प्रोपोल्ड हॉवित्जर का उदाहरण भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उत्पाद सहयोग से जुड़ा हुआ है। क्या हो जाएगा सवाल? अगर ये सवाल आ जाए 26 जुलाई को ना, तो उसी समय पता चल जाएगा कि यार मिस्टेक हो गया, छूट गया था। ये इतना आसान नहीं होगा ये सब हल करना गुरु, और BPSC में आ भी सकता है। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी है जब दुर्घटना हो जाए तभी हम सचेत हों। कभी कभार दुर्घटना से पहले ही सचेत हो जाना चाहिए, है ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 20 नंबर का? चलिए बताता हूँ मैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। तीनों कथन सही दिया हुआ है।
भारत और कोरिया गणराज्य के संबंध 2015 में विशेष रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचे। तीनों कथन सही दिए हुए हैं। होवित्जर चोप सब कुछ सही है। K9 वज्र 115 मिलीमीटर सेल्फ प्रोपोल्ड होवित्जर एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दक्षिण कोरिया की हनुआह और भारत के L&T ने मेक इन इंडिया के तहत इसे बनाया है। AIU और वाडा के बीच में क्या अंतर है? क्योंकि ये दोनों जो एजेंसी है, ये इन्होंने भारतीय स्पोर्ट को लेकर के डोपिंग के बारे में रिपोर्ट दिया कि दुनिया में सबसे अधिक डोपिंग कहीं पर हो रहा है तो उसमें से भारत एक है। अब इसके कारण से हमारे खिलाड़ियों के लिए चैलेंज उत्पन्न हो रहा है कि भाई वो कैसे खेलेंगे दुनिया के इतने बड़े बड़े खेल प्रतिस्पर्धाओं में। डोपिंग क्या होता है? बाहर से एक्सटर्नली दवाई मेडिसिन वगैरह लेना जिससे आपके अंदर एक अद्भुत ताकत आ जाती है, ठीक है, तो उसको डोपिंग हम लोग कहते हैं। ये दोनों संस्था है, वाडा और AIU। वाडा केवल एथलेटिक्स खेल के लिए काम करता है जबकि AIU सभी खेलों के लिए नियम बनाता है। वाडा सभी खेलों के लिए वैश्विक एंटी डोपिंग फ्रेमवर्क बनाता है जबकि AIU एथलेटिक्स में इन्फोर्समेंट और इंटीग्रिटी इशू को देखता है। AIU और वाडा दोनों केवल उम्र धोखाधड़ी पर काम करते हैं। AIU विश्व एथलेटिक्स से असंबंधित संस्था है, डोपिंग से इसका कोई संबंध नहीं है। कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। यहाँ पर सही दिया हुआ है, बाकी तीनों गलत दिया हुआ है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एक वैश्विक स्वतंत्र संस्था है। इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को IOC की पहल पर हुई थी। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसका प्रमुख कार्य वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिटेड लिस्ट एंड एंटी डोपिंग लेबोरेटरीज़ की मान्यता से जुड़ा हुआ है कि कौन कौन से लेबोरेटरीज़ हैं जिनको एंटी डोपिंग का मान्यता दिया जाए, जाँच पड़ताल किया जाए, कोड बनाया जाए, चीज़ों को डोपिंग के अंतर्गत लाया जाए, इन सभी से जुड़ा हुआ यह काम करती है। AIU यानी कि एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट विश्व एथलेटिक्स द्वारा 2017 में बनाई गई एक स्वतंत्र इकाई है जो एथलेटिक्स में डोपिंग के साथ साथ एज मैनिपुलेशन, इलीगल बेटिंग, मैच फिक्सिंग, करप्शन जैसे इंटीग्रिटी इशूज को भी देखती है। इसलिए वाडा नियम बनाने वाली व्यापक फ्रेमवर्क देता है जबकि AIU एथलेटिक्स में इन्फोर्समेंट पर काम करता है। दोनों संस्थाएं खेल को पवित्र और समान बनाती हैं, सही बनाती हैं ताकि लेवल प्लेइंग गेम हो सके। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन पर विचार करें, लेकिन यह क्या हो पाया? क्या नहीं हो पाया था? यह सक्सेसफुल नहीं हो पाया था क्योंकि अफ्रीका में ये होने वाला था, क्योंकि अफ्रीका में इबोला वायरस फैल गया, इसके कारण से ये मीटिंग नहीं हो पाया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन मई 2026 के अंत में नई दिल्ली में आयोजित होने की उम्मीद थी लेकिन आयोजित अब नहीं हो पाया। तीसरा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन 2015 नई दिल्ली में हुआ था। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन दक्षिण दक्षिण सहयोग का उदाहरण है। तो वर्तमान के हिसाब से पहला गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा तो सही है, दूसरा तीसरा तो सही है, पहला यहाँ पर गलत है। होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया, बड़ा ही अद्भुत सा चीज़ हुआ ये। 3D ग्लास सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। 3D ग्लास सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट है ये। भारत की पहली एडवांस 3D चिप पैकेजिंग यूनिट की आधारशिला भुवनेश्वर ओडिशा में रखी गई है। यह परियोजना 3D ग्लास सॉल्यूशन जुड़ी है। इसका निवेश लगभग 1934 करोड़ बताया गया है। 3D ग्लास टेक्नोलॉजी में ग्लास बेस्ड सबस्ट्रैट्स और वर्टिकल स्टैकिंग का उपयोग किया जाता है। कौन सा इसमें से सही दिया हुआ है ये आपसे पूछा जा रहा है। सही उत्तर को चुनिए। 3D ग्लास प्रोजेक्ट, इससे एक लाइन का भी सवाल आ सकता है, स्टेटमेंट वाला भी सवाल आ सकता है। बड़े सवाल कर लेंगे तो एक लाइन वाला मजाक लगेगा आपको। सही से इसको हल कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी। तीनों कथन सही दिए हुए हैं। ओडिशा में भुवनेश्वर में भारत की पहली एडवांस 3G चिप पैकेजिंग यूनिट की आधारशिला रखी गई। 1934 करोड़ की परियोजना जिसका नेतृत्व अमेरिका स्थित 3D ग्लास सॉल्यूशन कर रही है। इसे इंटेल या लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियों का समर्थन प्राप्त है। 3D ग्लास पैकेजिंग में पारंपरिक सिलिकॉन वेफर और 2D पैकेजिंग से आगे बढ़कर के ग्लास बेस्ड सबस्ट्रैट्स और वर्टिकल स्टैकिंग का उपयोग होता है। इससे सीमित स्थान में कंप्यूटिंग की पावर जो है वो बढ़ती है और AI, 5G, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में कई सारी संभावनाएं इसके लिए बढ़ जाती हैं। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया हुआ है? भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में 76,000 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। यही यहाँ पर सही है, बाकी तो तीनों गलत है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में 76,000 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किया गया। इसके तहत 6 राज्यों में 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें टाटा का चिप फैब्रिकेशन प्लांट, माइक्रॉन असेंबली यूनिट जैसे उदाहरण में शामिल हैं।
ISM 1.0 का मुख्य फोकस था चिप मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, कि सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो बनाने पर इसका ध्यान केंद्रित था। ISM 2.0 में रणनीति को आगे बढ़ाते हुए गैसेज, केमिकल्स, कैपिटल गुड्स और अन्य जो इंडस्ट्रीज होती है उनको समर्थन देने की, इससे जुड़े हुए जो इंडस्ट्री होती उन्हें समर्थन देने की बात की गई थी। इससे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम केवल फैब्रिकेशन तक सीमित न रह करके कंप्लीटली सप्लाई चेन की ओर बढ़ेगा। हम पूरा सप्लाई चेन बना सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, हमें तीनों मिलकर के सप्लाई चेन बन सकता है। तो हम पूरे का ही निर्माण कर रहे हैं। केन बेतवा जोरो परियोजना पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। यह परियोजना चर्चा में थी। केन बेतवा योजना के कारण से पन्ना टाइगर रिजर्व के कुछ हिस्सों पर संकट उत्पन्न हो आई है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के संदर्भ में कथन पर विचार करें। यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। क्या ऐसा है? इसका उद्देश्य केन नदी के अधिशेष पानी को बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है। इस परियोजना में ढोढन बांध 221 किलोमीटर लंबी नहर प्रमुख घटक हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं। क्या हो जाएगा उत्तर? 4 यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं गुरु, इसका आंसर हो जाएगा, तीनों कथन सही है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना मानी जाती है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य केन नदी के अधिशेष को सूखाग्रस्त बेतवा नदी बेसिन भेजना है, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई पेयजल लाभ मिले। इस परियोजना के तहत केन नदी पर ढोढन बांध बनाया जाएगा। पानी को बेतवा बेसिन तक ले जाने के लिए 221 किलोमीटर लंबी नहर बनेगी। इससे लगभग 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और कई सारे लोगों को जल वगैरह भी मिलेगा। क्योंकि इस परियोजना को लेकर पर्यावरण सामाजिक चिंताएं भी हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का हिस्सा डूब क्षेत्र में आ सकता है, मतलब डूब सकता है। आदिवासी समुदाय में मुआवजे और पुनर्वास को लेकर के भी असंतोष है। तो ये दोनों कारणों से चर्चा में था। संसदीय विशेषाधिकार से जुड़ा हुआ यह सवाल है। कौन से कथन सही हैं? अनुच्छेद 105 राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 194 संसद उनके सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित है। संसद में सांसदों द्वारा दिए गए वोट या भाषण के लिए सामान्यतः अदालत में कार्रवाई नहीं की जा सकती। विशेषाधिकार हनन और संसद की अवमानना दोनों का अर्थ हमेशा बिल्कुल समान होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो सी तो यहाँ पर सही है, ABD गलत दिया हुआ है। अनुच्छेद 105 संसद और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार संबंधित है। 194 राज्य विधानमंडल के संबंधित है। संसद में कही गई बात या दिए गए वोट के लिए संसद सामान्यतः अदालत में उत्तरदायी नहीं होता है। विशेषाधिकार व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के होते हैं। विशेषाधिकार हनन तब होता है जब किसी विशिष्ट प्रिविलेज का उल्लंघन हो, जबकि सदन की अवमानना व्यापक शब्द है। कोई भी कार्य जो सदन की गरिमा कम करे, उसमें बाधा डाले, अवमानना उसी को माना जाता है। तो अवमानना, सदन की अवमानना अलग है और विशेषाधिकार अलग है बंधुओं, याद रखना इसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। तियोतिहुआकन पिरामिड, यह पिरामिड चर्चा में था। क्यों चर्चा में था भाई? एक सैलानी को गोली मार दी थी सर में, इसलिए चर्चा में था ये। तो कहाँ पर है ये तियोतिहुआकन पिरामिड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, मैक्सिको सिटी के उत्तर पूर्व में यह स्थित है। तियोतिहुआकन दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, मेसो अमेरिका का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था। आधुनिक मैक्सिको सिटी से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह अपनी विशाल पिरामिड संरचना के लिए प्रसिद्ध है। इसकी प्रमुख संरचनाओं में सूर्य का पिरामिड, चंद्रमा का पिरामिड और मृतकों का मार्ग शामिल है। 3 चीज़ें इस शहर में शामिल है: सूर्य पिरामिड, मून पिरामिड एंड मृतकों का मार्ग। यह शहर का मूल निर्माता आज भी स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है। इजिप्ट सभ्यता के लोग बाद में इस खंडरों तक पहुँचे और इसे तियोतिहुआकन नाम दिया, जिसका अर्थ होता है देवताओं का नगर। माना जाता है 1987 में इसे यूनेस्को विश्व स्थल का दर्जा भी दिया गया है। 1987 से यह यूनेस्को विश्व स्थल में भी शामिल है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और भारतीय वायुसेना के अभ्यास के बारे में सवाल है। भारतीय वायुसेना ने पूर्वांचल एक्सप्रेस किस जिले में बनी आपातकालीन हवाई पट्टी पर अभ्यास किया है? तो यह सुल्तानपुर हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर एयर फोर्स ने 2 दिनों तक टच एंड गो प्रकार के अभ्यास किए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है। इसकी लंबाई 340 किलोमीटर है। 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर से होकर के गुजरती है। इसकी 3.2 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप युद्ध के दौरान भी काम आ सकता है।
बिहार कैबिनेट द्वारा 11 सैटेलाइट टाउनशिप के संदर्भ में कथन में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिहार जो कैबिनेट है उसने टाउनशिप को लेकर के सैटेलाइट टाउनशिप मतलब शहर के बाहर एक अलग से शहर बसाएं प्लान्ड वे में, उसको लेकर के अनुमति दी है। तो कौन सा इसमें से गलत है ये पूछा जा रहा है। पटना, पाटलिपुत्र, दरभंगा, मिथिला, भागलपुर, विक्रमशिला, मुंगेर, तिरहुत। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुंगेर तिरहुत यहाँ पर गलत दिया हुआ है। 11 प्रमुख शहरों के आसपास सैटेलाइट टाउनशिप स्थापित करने, नए नाम देने की मंजूरी दी है। पटना को पाटलिपुत्र, दरभंगा को मिथिला, भागलपुर को विक्रमशिला, मुजफ्फरपुर को तिरहुत और सहरसा को कोसी, मुंगेर को अंग, गया को मगध, सोनपुर को हरिहरनाथपुरम, छपरा को सारण, सीतामढ़ी को सीतापुरम, पूर्णिया को पूर्णिया नाम दिया गया। ये सारे नए शहर बनाए जाएंगे, बिल्कुल ही नए प्रकार से बनाए जाएंगे। अभी तो भूमि की खरीद बिक्री पर भी रोक लगा दिया गया इन एरिया में। इस बैठक में आईआईटी पटना के रिसर्च पार्क, 75 आईटीआई अपग्रेडेशन, हरिहरनाथ मंदिर और इत्यादि जैसे कैंपस भी इसमें विकसित करने की बात की गई है। भारत 2038 के एशियाई खेलों की दावेदारी, उससे जुड़ा हुआ सवाल है। भारत ने एशियाई खेलों की मेज़बानी अब तक किन वर्षों में की है? भारत ने एशियाई गेम की मेज़बानी किन किन वर्षों में की है? 51-82, 62-2010, 82-2030, 51 और 2026। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1951 में किया है भारत ने और 1982 में भारत ने एशियाई खेलों की मेज़बानी की है। 1911 उद्घाटन संस्करण, दूसरी बार 1982 में दोनों आयोजन नई दिल्ली में हुए थे। 2038 एशियाई खेलों की मेज़बानी के लिए भारत ने आधिकारिक रुचि बताई है और रघुराम अय्यर ने ओसीए अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है। चीन के सान्य में ओसीए एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक भारत के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है और आगामी एशियाई खेल 2026 में आईची, नागोया, 2030 में दोहा, 2034 में रियाद और 2038 के लिए भारत को दक्षिण कोरिया, मंगोलिया से प्रतिस्पर्धा मिल रही है। अगर अनुमति मिल जाएगी तो भारत में इसे आयोजित किया जाएगा। आज का यहीं तक रखते हैं। अब अगले वीडियो में कुछ ही सवाल बचे हैं, मुश्किल से 15 सवाल होंगे, उसको भी हम लोग एंड कर लेंगे और मई का भी करंट अफेयर अगले वीडियो में शामिल कर दिया जाएगा। मई के 1 से 10 मई के करंट अफेयर भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर ही बताएं, कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को। संभव हो कोई देखने वाले बच्चे हो तो उन्हें बताएँ कि कोई बेहतर तरीके से करंट अफेयर भी हो रहा है। धन्यवाद आप सभी का।